बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल का बयान आया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी, अध्यादेश को बताया केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अध्यादेश की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती देने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर अध्यादेश को केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश बताया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला है कि अगर इसे बिल के तौर पर राज्यसभा में पेश करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बड़ी रैली किया जाएगा, यानी कि विरोध प्रदर्शन इस बात पर किया जाएगा और इस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए और सारे जो अधिकार हैं वो वापस से दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं मिले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर अध्यादेश को लेकर बड़ा हमला बोला है। कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं, एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को एक हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार रात को एक अध्यादेश लाकर एक बार फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया है, जिसको लेकर आप पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आखिर क्या है दिल्ली का पावर गेम, इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के तबादले का अधिकार मिले महज 8 दिन ही गुजरे, लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए फिर से दिल्ली के अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी को सौंप चुकी है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश लाकर एक बार फिर से दिल्ली में उपराज्यपाल को ताकतवर बना दिया। अध्यादेश के अनुसार दिल्ली के अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एक बार फिर से उपराज्यपाल के पास हो गया। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र के नए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी जोरदार तरीके से विरोध कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने ये कहा कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ की अवमानना है। मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को पावर न देने के डर से यह अध्यादेश लेकर आई, जबकि केजरीवाल को जनता ने चुना है। केजरीवाल की सरकार को जनता ने चुना है और 90% से ज्यादा हमारी सीटें, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि दिल्ली केजरीवाल नहीं चलाए, दिल्ली को केंद्र की सरकार चलाए। तो वहीं पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश आने से पहले इस बात की आशंका जता दी थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लेकर आने वाली है। एक बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है, आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के अध्यादेश की आलोचना की है। सिंघवी ने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत ये है कि नौकरशाह चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही होते हैं, लेकिन आपने नौकरशाहों को अन्य नौकरशाहों का प्रभारी बना दिया। आप कैसे अध्यादेश के जरिए संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच इस खींचतान में आगे की लड़ाई में किसको क्या मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल कि इस खींचतान में दिल्ली की जनता का क्या कुछ फायदा होता है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस लड़ाई को जनता की लड़ाई बता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। कर्नाटक को आज उसका नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सिद्धारमैया राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि DK शिव कुमार को डिप्टी CM पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा 8 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनी है। शपथ ग्रहण के दौरान तमाम आमंत्रित मेहमान मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को निमंत्रण दिया था, जिनमें बिहार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल भी रहे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेंगलुरु के कांति रावत स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां पर मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में जी परमेश्वर, KJ जॉर्ज, KH मुनियप्पा, सतीश जाखरहोली, जमीर अहमद खान का नाम शामिल है। इसके अलावा रामलिंगा रेड्डी, BK हरिप्रसाद और MB पाटिल को भी सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद सिद्धारमैया ने CM पद की शपथ ले ली। कई दिनों तक CM पद लेने पर अड़े कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने आज डिप्टी CM के पद की शपथ ली। इसी बीच आज कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जी परमेश्वर, KH मुनियप्पा और KG जॉर्ज के साथ MB पाटिल ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सतीश जारकीहोली और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, विधायक रामलिंगा रेड्डी और BJD जमीर अहमद खान भी आज राज्य मंत्री मंडल में मंत्रियों की शपथ लिए। तो वहीं पर दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह से कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगी हुई है और एक की झलक दिखाने की कोशिश करती नजर आई। पार्टी कई राज्यों के बड़े नेताओं को इसमें आमंत्रित किया। तो वही बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की एकता को दिखाते हुए विपक्ष के कई नेताओं को आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन लोगों को शपथ समारोह में आमंत्रित किया, उनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे और TMC पार्टी को न्योता दिया। तो वहीं बात करें कर्नाटक के किंग यानी कि सिद्धारमैया की, तो करीब 5 दशकों से सियासत में सक्रिय है। आखिर कैसा रहा है सिद्धारमैया का कार्यकाल, आपको ग्राफिक्स के द्वारा समझाते हैं। 1978 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। 1983 में सिद्धारमैया पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 1985 में सिद्धारमैया जनता दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी से चुनाव लड़े और अगले 2 चुनाव सिद्धारमैया जनता दल के टिकट पर ही लड़ते नजर आए। इसके बाद 1999 और 2004 में सिद्धारमैया JDS से चुनाव लड़े। 2006 में सिद्धारमैया JDS छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और उपचुनाव में जीत हासिल की। 2008 में सिद्धारमैया पहली बार चामुंडेश्वरी छोड़ वरुणा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। फिर 2013 में इस सीट पर सिद्धारमैया का दबदबा कायम रहा। अब 2023 में भी सिद्धारमैया वरुणा से जीतकर कर्नाटक के CM बने हैं। इसी बीच सिद्धारमैया अपने 5 दशकों की सियासी सफर में कई अहम पदों पर काबिज रहे। अपने पूरे सियासी सफर में सिद्धारमैया कर्नाटक में 9 बार विधायक रहे, 3 बार कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री बने, 1 बार सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी बनाए गए। 2013 से 18 तक सिद्धारमैया कर्नाटक के CM रहे और 3 बार कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। कुल मिलाकर कहें तो सिद्धारमैया कर्नाटक सियासत के पुराने धुरंधर माने जाते और यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से सिद्धारमैया पर भरोसा जताया। फिलहाल सिद्धारमैया ने एक बार फिर से CM पद की शपथ ले ली और कांग्रेस पार्टी की अब नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस पार्टी लगी है और उसकी एक झलक मन से दिखाती हुई नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में ढेर करने वाले पुलिस कर्मियों को न्यायिक आयोग ने नोटिस भेजा है।
आयोग ने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को लखनऊ स्थित न्यायिक आयोग के दफ्तर में अपने बयान दर्ज कराने होंगे। दरअसल मृतक की पत्नी ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था। मृतक की पत्नी ने बताया कि हमारे पति अपराधी नहीं थे, मेरे पति गाड़ी चलाते थे, पुलिस ने जानबूझकर उनका एनकाउंटर किया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सीधे तौर पर उसके पत्नी का कहना है कि आखिरकार मेरे पति अपराधी नहीं थे। देखिए चंदा जी, आपको बता दें 24 फरवरी को हुए उमेशपाल बहुचर्चित हत्याकांड में उस दौरान उमेशपाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले अरबाज नामक व्यक्ति के एनकाउंटर हुआ धूमनगंज थाना क्षेत्र में, और दूसरा एनकाउंटर जो हुआ वो यमुना पार स्थित कौंधियारा थाना क्षेत्र में हुआ था, जो उस्मान उर्फ विजय चौधरी के नाम से था। तो जिसको लेकर के उमेशपाल हत्याकांड से लेकर के अतीक अहमद मर्डर केस तक की न्याय विभाग की टीम जो गठित की गई, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले को अध्यक्ष बनाया गया। जैसे ही अध्यक्ष बने, उनकी अध्यक्षता में न्याय विभाग की टीम के जो जांच का दायरा हो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। उस दौरान जो अतीक अहमद हत्याकांड की अगर हम बात करें तो उसमें जो भी पुलिसकर्मी उस दौरान सुरक्षा में मौजूद थे, उनको भी नोटिस जारी की गई। 15 दिन के अंदर वो न्याय विभाग के दफ्तर में जाकर के अपना लिखित बयान दर्ज कराए। वहीं जो डॉक्टर थे उसको लेकर के अब इस मामले पे लेकर के जो उमेशपाल हत्याकांड में जो इनकाउंटर हुए थे, जो उस दौरान विजय चौधरी के इनकाउंटर के दौरान 5 पुलिसकर्मी थे, उनको भी न्याय विभाग की टीम की तरफ से नोटिस जारी की गई है और उनसे भी बयान दर्ज करने के लिए लखनऊ न्याय विभाग के दफ्तर में बोला गया। अब वो जाकर के न्याय विभाग के दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है, लंबे समय बीतने के बाद भी दोनों प्रकरण में, चाहे अतीक अहमद और असरत के मर्डर केस की बात करें, उमेशपाल हत्याकांड की बात करें, किसी भी तरीके से कोई खुलासे नहीं हो रहे। कई नाम, कई ऐसे वर्दीधारी चेहरे और कई ऐसे सफेदपोश नेताओं का नाम सामने आया था, जिसको लेकर न्याय विभाग की टीम हर कड़ी से कड़ी जोड़ करके पूरी तरीके से ये स्पष्ट करना चाहती है पर्दे बहुत बड़े फास होंगे, बहुत बड़ा एक खुलासा होगा। क्योंकि इस मामले में जब विजय चौधरी का इनकाउंटर हुआ, उस दौरान उनकी पत्नी का बहुत ही तल्ख टिप्पणी बयान आया था कि उसके पति गाड़ी के ड्राइवर थे और कोई ऐसे मुकदमे गंभीर उसके ऊपर नहीं थे जो अतीत से उसका संपर्क रहा हो। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कई ऐसे बयान आए थे, क्योंकि जो समाज का एक कानून के ऊपर सवाल से कई सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन अब उसको लेकर के न्याय संजय, जिस तरीके से अगर विजय चौधरी के एनकाउंटर की बात की जाए, जिस तरीके से उनकी पत्नी का बयान आया है कि मेरे पति अपराधी नहीं है, ड्राइवर थे, तो क्या पुलिसकर्मी को पहले से इस बात को लेकर खबर नहीं थी कि क्या किसी निर्दोष को कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया गया है? जी बिल्कुल चंदा जी, आप देखिए जिस तरीके से उनकी पत्नी का बयान आया, अब पुलिस इसका जवाब न्याय विभाग के अधिकारियों की देगी। जो भी दिलीप बाबा साहब भोसले की अध्यक्षता में टीम काम कर रही है, उन टीम को अपना जवाब दाखिल कराना होगा कि आखिरकार जो इनकाउंटर हुआ विजय चौधरी का वो फर्जी था। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिसकर्मी द्वारा घूस लेने का मामला सामने आया है। जहां पुलिसकर्मी ने होमगार्ड के ऊपर लगी धाराओं को हटाने के लिए रिश्वत में फ्रिज की डिमांड कर डाली, जिसके बाद होमगार्ड ने पैसे न होने के बावजूद फाइनेंस कराकर किश्तों पर 5 स्टार फ्रिज खरीदकर चौकी में रखवा दिया। लेकिन उसके बाद भी जब दरोगा ने बात नहीं मानी तो पीड़ित ने मीडिया से मदद की गुहार लगाई। वहीं मामले के संज्ञान आते ही एसटी सिटी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। एक चक्कर में गया हुआ था, तो उसमें बीच बरारों के चक्कर में मैंने सुलह समझौता करा दिया। फिर हमने कहा ठीक है, अपने अपने घर जाइए, सोइए। तो हम लोग घर पे चले आए। लड़ाई झगड़ा था जो भी था। उसके बाद 20 तारीख को मेरे पे एफआईआर हो जाती है। उसमें एफआईआर होने के बाद 307, 452 कई धाराओं पे मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। और ठीक जिस दिन का प्रकरण था उसके सुबह मॉर्निंग में मैंने एप्लीकेशन दी कोतवाल महोदय को। तो मेरा मेडिकल भी हुआ था, क्योंकि मुझे भी चोटें आई थी बीच बराव कराने के बीच में। तो उसके बाद मेरा भी मेडिकल हुआ, मैंने भी एप्लीकेशन दी। उसके बाद मेरा एफआईआर मेरे नहीं लिखी गई, तो मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी को एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद भी उन्होंने सीओ सदर सिटी को जांच के आदेश दिया, 3 दिवस में आख्या मांगी। उसके बाद भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। मेरी एप्लीकेशन प्रथम सूचना रिपोर्ट देने के बाद ठीक 15 दिन बाद मेरी एफआईआर लिखी गई।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पुलिस प्रशासन पर सवाल के निशान खड़े होते हैं क्योंकि सीधे तौर पर पुलिसकर्मी यहां पर घूस लेता हुआ पकड़ा गया है, लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अगर आम लोग पुलिस प्रशासन की उम्मीद रखते हैं, वहां पर जाते हैं और इस तरीके से मामले आते हैं, तो साफ तौर पर विश्वास उठता हुआ नजर आएगा। देखिए चंदा, साफ तौर पर ऐसे ही पुलिस वाले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की शाख पर बट्टा लगाते हैं। ये ताजा मामला लखीमपुर खीरी की सदर कोतवाली की LRP चौकी का है, जहां चौकी इंचार्ज चेतन प्रकाश तोमर ने अपने ही विभाग के होमगार्ड से होमगार्ड के ऊपर लगी 307 धारा हटाने के एवज में एक फ्रिज की मांग कर डाली, वो भी रिश्वत के रूप में। हालांकि होमगार्ड उसी चौकी में LRP चौकी में तैनात बताया जा रहा था, तो लेकिन होमगार्ड ने जब ये कहा चौकी इंचार्ज से कि साहब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहाँ से फ्रिज दें, लेकिन वो चौकी इंचार्ज नहीं माना, तब जाकर के होमगार्ड ने। चलिए, शुक्रिया कमल आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस और सेना की तैनाती की गई है। इस बीच CRPF की वाटर विंग ने डल झील में स्पेशल मॉक ड्रिल किया है। मीटिंग से पहले जम्मू कश्मीर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने G20 बैठक से पहले झेलम नदी आसपास के इलाकों का दौरा किया, साथ ही जल निकायों के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भी किया। चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए क्वाड के बाद अब G7 देशों ने भी अपनी कमर कस ली है। G7 देश चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चों पर एक साथ मिलकर काम करने की तैयारी कर रही हैं। गौरतलब है, चीन के खिलाफ G7 देशों की यह रणनीति ऐसे समय में अमल लाया गया जब PM मोदी खुद G7 समिट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे हैं। चीन की चालाकी पर G7 का पहरा, ड्रैगन पर होगा आर्थिक स्ट्राइक, पाकिस्तान का साथ देने की मिलेगी सजा, पीएम मोदी ने रचा चक्रव्यूह, ड्रैगन फंसा। जी हाँ, चीन ने G20 में अपनी चाल चली तो उधर G7 समिट में पीएम मोदी ने पूरा चक्रव्यूह ही रच दिया। चीन ने पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाए, जम्मू कश्मीर में आयोजित G20 मीटिंग में शामिल होने से इनकार किया, जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। चीन को लगा उसने बाजी मार ली, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने जापान में खेला कर दिया। पीएम मोदी ने जापान में बैठे बैठे ही ड्रैगन की गर्दन जकड़ ली। दरअसल पीएम मोदी G7 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने जापान पहुंचे हैं। G7 के बाद जापान में ही क्वाड की बैठक होनी है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्वाड का गठन चीन को रोकने के लिए हुआ था, जिसकी मेजबानी इस बार जापान कर रहा है। G7 समिट की मेजबानी भी इस बार जापान कर रहा। इन दोनों ही मीटिंग में पीएम मोदी की भागीदारी काफी अहम है, क्योंकि एक ओर भारत G7 का विशेष अतिथि है तो दूसरी ओर क्वाड का अहम सदस्य। ऐसे में पीएम मोदी ने G7 समिट के जरिए क्वाड की रूपरेखा तैयार कर दी। नतीजा, क्वाड के साथ साथ अब G7 देश भी चीन को आर्थिक पटल पर पटखनी देने के लिए राजी हो गई हैं। G7 देशों ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को रोकने के लिए एक साथ काम करने का फैसला लिया है, यानी चोट सीधा चीन की अर्थव्यवस्था पर होगा और चीन अर्थव्यवस्था पर चोट मतलब चीन के दिल पर चोट, चीन के दिमाग पर चोट और चीन के ईगो पर चोट। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जब चीन की बात आती है तो G7 नेता भी हमारे साझा और गठबंधन दृष्टिकोण पर एक बयान के साथ सामने आएंगे। हम आपसे हित के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। यह हमारी आर्थिक चिंताओं को दर्शाता है और इस बात को चीन भी बेहतर तरीके से समझता है, तो इस पर आश्चर्य की कोई बात नहीं है। बात सीधी है, चीन की आर्थिक दादागिरी रोकनी है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा और इसलिए G7 देश अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की रणनीति तैयार कर रही हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत का G7 समिट में शामिल होना और इसी दौरान चीन के खिलाफ G7 देशों का एक साथ आना यह बताता है कि ड्रैगन ने खुद अपनी गर्दन ओखली में डाल दी है। पाकिस्तान का माए बाप बनने की कोशिश में चीन ने अपनी दुश्मनी का दायरा और बढ़ा लिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज। 1984 सिख दंगों को लेकर सीबीआई की ओर से कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। जगदीश टाइटलर के खिलाफ भीड़ को भड़काया और दंगों के लिए लोगों को उकसाने का आरोप था। जानकारी के अनुसार इस दंगे में पुल बंगश गुरुद्वारे में आग लगाई, जिसमें 3 सिखों की मौत हो गई थी। खबरों की माने तो बीते अप्रैल जगदीश टाइटलर दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश हुए थे और दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित पुल बंगश गुरुद्वारा मामले के संबंध में अपनी आवाज के नमूने दिए थे, जिसकी जांच के बाद अब उनके खिलाफ सेक्शन 147, 148, 149 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उधर पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आरसीपी सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कार्य समिति को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार बिहार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। रोजगार के नाम पर कागजी शेर दोहराया जा रहा है। उन्होंने बिहार में केंद्रीय योजनाओं पर काम नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए बीजेपी राज्य भर में महासंपर्क अभियान चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार की खूबियों को गिनाया जाएगा और उसे बूथ स्तर पर लाया जाएगा। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। वहीं आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बाद से लोगों में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। लोग एक बार फिर नोटबंदी को लेकर चिंतित हैं। इस बीच टीएनपी न्यूज लोगों के बीच पहुंची और लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी है। गाइडलाइन जारी की जाती है साफ तौर से कि 2000 के नोट अब छपने बंद हो जाएंगे, कि 31 सितंबर तक जितने भी नोट हैं वो बैंक में जमा करा दिया जाए। इस पे हम आज दिल्ली की जनता की राय जानेंगे। आखिर दिल्ली की जनता का राय क्या है? बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम एक बार दिल्ली की जनता 2000, आपको पता है कि 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? भाई हमारी तो इकोनॉमी 300 रुपए में और 500 रुपए में चलती है। हमारे को तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अब जिनकी इकोनॉमी 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ की होगी, जिनके पास बंडल पड़े होंगे, उन्हें फर्क पड़े। आपने इससे पहले कब देखा था 2000 का नोट? मेरे को तो कोरोना से पहले कभी देखा था, कोरोना के बाद तो अभी तक देखा नहीं। अब आप क्या सोचते हैं कि 2000 के नोट पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं? ये सरकार की कैसा फैसला, अच्छा फैसला है बुरा? देखिए, एक सामान्य आदमी को 2000 के नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शिकंजी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट लेता है। मध्यम वर्ग के आदमी की तनख्वाह, जो नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह अकाउंट में आती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका सारा काम आपको पता है, जब से जीएसटी लगी है तब से वो सारा 1 नंबर में चलता है। अब नुकसान किसे हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो घोटालेबाज राजनेता हैं, जिन्होंने 2 नंबर के पैसे अपने जोड़ रखे थे चुनावों में इस्तेमाल करने के लिए। अब नुकसान उनका हुआ। साफ तौर से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आजकल ठेले लगवाने वाले भी पेटीएम लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो 2000 के नोट उनके पास। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। 2000 के नोट मार्केट में बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं तो मैं पहले तो जो परसेप्शन बन रहा है कि साहब आम जनता को तकलीफ नहीं होगी और जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी है उनको तकलीफ। आपके पास कितनी ब्लैक मनी होगी? मेरे पास तो सारी ब्लैक ही है, वाइट होती ही नहीं है, क्योंकि मैं टैक्स नहीं देता तो सारा ब्लैक ही हो गया। अब वो ब्लैक इतना ब्लैक है कि वो लिमिट से कम होता है, टैक्सेबल लिमिट से कम होता है, इसलिए वो ब्लैक है, क्योंकि वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं असल मुद्दे पे आता हूँ कि बड़े ये जोर शोर से कहा जा रहा है कि साहब ब्लैक मनी वाले परेशान होंगे। तो साहब ब्लैक मनी वाले कभी परेशान नहीं होते हैं। जनता परेशान होती थी, पिछली बार भी लाइनों में लगी, ब्लैक मनी वाले के सारे पैसे बदल दिए गए। सरकार को ये समझ में आ रहा है कि ना तो इससे जनता परेशान होने वाली है, विपक्ष को भी समझ में आ गया है, ना ही ब्लैक मनी वाले इससे परेशान हो गए। फिर ये किया क्यों गया, मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा नोट हैं 2000 के, 3 लाखों करोड़ों में ये होगा, लाख हजार करोड़ की बात होगी, मतलब इतना बड़ा अमाउंट है। इसको इकोनॉमी में पंप करना है। वो ब्लैक है वाइट है उससे मतलब नहीं है। अब सब जो नोट घरों में दबे हुए हैं वो सब या तो बैंक में आएंगे या दलालों के थ्रू कंपनीज में आएंगे, तो क्या सीधा पैसा आएगा इकोनॉमी के अंदर? तो वो ब्लैक मनी
फिर से ब्लैक मनी बनेगी, लेकिन वो सर्कुलेशन जो घूमेगा 10% टोटल करेंसी का सर्कुलेशन घूमेगा, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लॉकडाउन के बाद आपके पास कितनी बार 2000 के नोट आए थे? बहुत बार आते हैं, मेरे पास तो अब भी आते रहते हैं। 10 नोट तो अभी मैं दे के आया हूँ घर में। अब भी रखेंगे? 31 सितंबर के बाद भी बंद हो रहा है पूरी तरीके से? जमा कर देंगे बैंक में, अब तो ऐसी कोई टेंशन तो है नहीं ना। आराम से जाओ बैंक में जमा करो, जितने चाहे जमा कर लो, बस आपकी लिमिट पता होनी चाहिए। भाई साहब टेंशन मुक्त हैं कि 31 सितंबर के पहले हम जमा कर दें। और कुछ लोगों से बात करते हैं कि 2000 के नोट पूरे बंद किए जा रहे हैं। भाई साहब 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अच्छा है सर, बढ़िया है। आम पब्लिक के पास थोड़े है 2000 का नोट। वो तो जो उद्योगपति हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, हवाला के थ्रू है, ये दबा हुआ आउट हो जाएगा। तो बंद क्या है, वो 30 सितंबर तक ये दिया गया है कि गाइडलाइन है। अभी 20,000 वन टाइम में ही करेंगे तो वो तो होगा ही। लॉकडाउन जब नोटबंदी की गई थी तो कितनी बार आपके पास 2000 के नोट आए थे? लॉकडाउन छोड़िए ना, 2 साल से तो मैं ATM में 2000 का नोट ही ना देखा। तो मैं अभी लॉकडाउन छोड़िए, लॉकडाउन की प्रेजेंट टाइम की बात कीजिए सर। आप साफ तौर से देख रहे हैं कि हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने 2000 के नोट आपके पास पहले कब आए थे? काफ़ी टाइम हो गया। वैसे नोट तो की जो गाइडलाइन थी वो पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कल से सब पूरी तरह से बैन किया गया है। अब जो मार्केट में नोट है वो वापस बैंक जाएगा, जो सर्कुलेशन बना था इसका, उसकी जांच की जा रही है। कितना नोट मार्केट से अभी रुका हुआ है, कितना वापस किया है। तो देखिए टाइम दे रखा है, बहुत जल्दी हो सकता है पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। वैसे ब्लैक मनी ज़्यादा राजनेता और उद्योगपतियों के पास ही मिलेगी, गरीब पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 500 का 1000 का तो था, लेकिन 2000 का नहीं है। तो ब्लैक मनी का हो सकता है ये एक मौका दिया हो दोबारा से फिर निकालने के लिए। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जनता का यही राय है कि जो 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं वो फैसला अहम है, क्योंकि जो उद्योगपति हैं उनके पास सिर्फ 2000 के नोट निकलते हैं, लेकिन जो ठेले लगा रहे, रेहड़ी लगा रहे, उनके पास 500, 100, 200 का ही नोट मिलता है। इससे सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि जो ब्लैक मनी बड़े भ्रष्टाचार लोग करते अब नहीं कर पाएंगे। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली। आरबीआई की ओर से 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी गई है। इसे लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट पर लिखा है, आने वाली पीढ़ियां यह सोचकर आश्चर्य करेंगी कि पृथ्वी पर साधारण सा कागज, एक ऐसा अनूठा नोट भी आया था जिसके आने पर जाने से भ्रष्टाचार मिटा था। साथ ही ट्वीट के अंत में जय अंधे भक्तों की बात भी लिखी है। बीजेपी की मोदी सरकार ने किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया है, जिसके बाद अर्जुन मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन रिजिजू के पद से हटाने का फैसला उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुई बयानबाजी को माना जा रहा है। वहीं कुछ लोग इसे राजस्थान के चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि मेघवाल राजस्थान से आते हैं और वहां उनकी अच्छी पकड़ है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार में अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया। मेघवाल को ये जिम्मेदारी किरण रिजिजू को हटाकर दी गई। रिजिजू को उनके पद से हटाने की वजह पिछले लंबे समय से उनके न्यायपालिका को लेकर दिए बयानों को बताया जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि बीते कुछ दिन से जिस तरह से किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई मुद्दों में बयानबाजी हुई थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। वहीं मेघवाल पहले से ही सांस्कृतिक मंत्रालय और संसदीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि इस फैसले के पीछे राजस्थान विधानसभा चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि अर्जुन मेघवाल राजस्थान से आते हैं और साल 2009 से बीकानेर से सांसद है। इसके अलावा वो IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके साथ ही मेघवाल राजस्थान में अनुसूचित जाति से आते हैं। और वहीं बात अगर प्रदेश के अनुसूचित जाति की करें तो यहाँ 18% के आसपास की आबादी है, जो कई सीटों के ऊपर निर्णायक भूमिका निभाती है। आंकड़ों की माने तो SC की आबादी इस समय किसी भी जाति तुलना में सब में ज्यादा है, जो कि 1.2 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो 200 विधानसभा सीटों में 34 पर इस जाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में कई दशकों तक अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा। इनमें भी राजपूतों का बोलबाला रहा। कांग्रेस के मौजूदा CM अशोक गहलोत OBC समुदाय से होने के बावजूद भी उनमें पैठ बना रखी। वही बात अगर राजनीति में करें तो राजपूत हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहे, जिनकी आबादी महज 6% के करीब है। वही जाट समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहता है। जनजातीय समुदाय में मीणा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो काफी तक गुज्जर कांग्रेस का साथ देते। मुसलमानों का वोट बैंक कांग्रेस के ही
साथ जाता है। इन सभी जातियों को मिला दिया जाए तो कुल वोटरों का 70% हो जाता है। लेकिन जातियों का ये समीकरण बाद में टूटता नजर आता है। मार्शल जातियों में गिने जाने वाले जाट और गुज्जर समुदाय का वोट बड़ी संख्या में जाने लगा। इसकी एक वजह इस जाति में आने वाले युवाओं का सेना में नौकरी करना और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में गुज्जरों और जाटों का वोट मिला, जिसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हो गया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में सचिन पायलट का फैक्टर बहुत हद तक काम आया। पार्टी ने उस चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद सचिन ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमीनी तौर पर संघर्ष शुरू कर दिया, जिसके साथ गुज्जरों समुदाय के वोटरों में भारतीय जनता पार्टी से खिसक कर कांग्रेस के पाले में जाने लगे। आपको बताएं कि सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की तरह राजस्थान गुज्जरों के नेता माने जाते हैं। राजस्थान में गुज्जर आरक्षण आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहा है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये दांव कितना सफल साबित होता है। भारतीय जनता पार्टी मेघवाल के सारे कितना सियासी समीकरण साथ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNP। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के घर के बाहर सेना ने डेरा डाल दिया है। सेना ने इमरान के घर में 30 से 40 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई है, जिन्हें सरेंडर करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद इमरान अब एक बार फिर संकट के बादल छाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सेना ने अब इमरान के घर में आतंकियों के होने की आशंका जताई है। सेना का मानना है कि इमरान के घर में 40 आतंकी छिपे हुए हैं, जिनको पकड़ने के लिए उनके घर के नीचे भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त सेना उनको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इमरान इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। मैंने अभी सुना है कि जनाब 40 दहशतगर्द मेरे घर में हैं, जिनको मैंने पनाह दी हुई है, और कहा जी कि हम इनके ऊपर कोई घर के ऊपर कार्रवाई होगी 40 दहशतगर्द को पकड़ने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि 40 दहशतगर्द अगर घर में हैं तो मेरी जिंदगी को भी खतरा है। मेहरबानी करके जरूर आए यहाँ, लेकिन इस तरह ना आए कि कोई दावा बोल के इस तरह करें, सर्च वारंट लेके आए एक मौसम माशरे की तरह आए कि कोई नाम तो दे, ये दहशतगर्द है कौन, और आए हम आपको सारी दिखा देते हैं घर में किधर है, कितने दहशतगर्द है। शायद मेरा ही फायदा करवा देंगे कि अगर कोई छुपा हुआ वो दहशतगर्द है, लेकिन इसको एक बहाना ना बना। इसके अलावा सेना ने इमरान को जान बचाने के लिए 2 विकल्प चुनने का मौका दिया है। सेना का कहना है या तो इमरान पाकिस्तान छोड़ दे या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करे। गौरतलब है, बीते दिनों इमरान की गिरफ्तारी के बाद देश में जिस तरह की हिंसा पनपी थी, उसके खिलाफ अब कई लोग सेना और सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। पाकिस्तान में अब 2 गुट बन गई हैं। एक तरफ इमरान और उनके समर्थक हैं, जो किसी भी कीमत पर उनके लिए जान तक देने को तैयार है। दूसरी ओर है सेना और सरकार के समर्थक, जो इमरान को फांसी देने की मांग कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब इमरान के समर्थकों ने कोर कमांडर के घरों पर धावा बोल दिया और जो मिला उसे लेकर चलते बने। लेकिन हमलों के बाद सेना का मूड सख्त हो गया है। सेना सभी उपद्रवियों को टारगेट करके उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने जा रही है। आर्मी चीफ ने इमरान पर कई गंभीर एक्ट में कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। जानकारों की माने तो इमरान पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें इमरान को फांसी भी हो सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान है। वहीं सेना ने अब दंगों में शामिल उपद्रवियों को आतंकी घोषित कर दिया है, जिनका ठिकाना इमरान खान का आवास बताया जा रहा है। और अब सेना ने इमरान को 2 टूक जवाब दे दिया है कि या तो विदेश छोड़कर लंदन चले जाएं या फिर पाकिस्तान में रहकर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। ब्यूरो रिपोर्ट TNP न्यूज़। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।